हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे थे। चलिए एक बार उसको रिवीजन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आपने सबसे पहले देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर विद विच इट फ्लोस। ठीक है, तो आपके पास वो क्या है, एम ई टाउ। एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलैक्सेशन टाइम। सेकंड आपने देखा था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच विल बी इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन क्या थी, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ए एरिया, और वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब जो आगे वाले फॉर्मूले हैं वो आपको याद नहीं करने हैं, वो आपको ड्राइव कर सकते हो आप इजीली इन दो इक्वेशन का यूज़ करके। कैसे, वी डी को इसमें पुट कीजिए और फिर ई को क्या लिख दीजिए, वी बाय एल, और फिर उस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे v इज इक्वल टू आई आर से, तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा बेटा। ठीक है, और रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। इस फॉर्मूले को अगर आप r इज इक्वल टू रो एल बाई ए से कंपेयर करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। और इसका उल्टा डेट इज रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका मोबिलिटी। मोबिलिटी आपकी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट आपका क्या है, करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी आप कैसे डिफाइन कर रखा है आपने, I बाय ए, और मैं कह सकता हूँ करंट इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट आपका रिलेशन है करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। जस्ट इक्वेशन नंबर 2 को यूज कीजिए, ए को नीचे लेके जाइए और आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। इसके लिए भी आपको इन दोनों इक्वेशन की यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, वीडी को इसमें आप पुट कर दीजिए, जो आपके पास टर्म आएगी उसको रीअरेंज कीजिए, फॉर्मूला नंबर 4 भी यूज़ होगा और फॉर्मूला नंबर 4 यूज़ होने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास रिलेशन बिटवीन आपका रेजिस्टिविटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, फिर से सेकंड फार्मूला I इज इक्वल टू एन ई वी डी, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है रेजिस्टी का और किसका, मोबिलिटी का। तो वी को मैं चेंज कर देता हूँ म्यू इंटू ई से। क्लियर है बेटा। अब इस ए को नीचे लेके जाऊँगा आई के, तो आई बाय ए क्या हो गया, जे हो गया, और जे क्या आ गया आपके पास, ये आ गया। जे अभी भी आपने ऊपर से निकाला है, उसको किसके बराबर लिख सकता हूँ, सिग्मा ई के बराबर। ई से दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सिग्मा आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, एन ई म्यू। ठीक है, और सिग्मा अल्टीमेटली होता क्या है, 1 बाय रो, तो 1 बाय रो पुट कीजिए और रो आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन एन ई म्यू। मोबिलिटी बढ़ेगी तो आपकी रेजिस्टिविटी घटेगी, सिंपल सी बात है। करंट जल्दी जल्दी भागेंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस यानी कि क्या है, कम है। रेजिस्टेंस कम है तो यानी कि रेजिस्टिविटी भी कम है। नोट कर ले बेटा, फिर आगे मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम बेटा मैंने आपको करंट डेंसिटी के बारे में बताया था। ठीक है, उसको एक बार थोड़ा सा दोबारा देखने की जरूरत है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, I बाय ए आपको बताया गया है और कॉन्सेप्ट दिया गया था I और A क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। देख सकते हो इस वायर में करंट ऐसे जा रहा है, ये एरिया हो गया और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आप इस A को कंसिडर कर लोगे। ठीक है, इस केस में मैंने बताया था ये आपका एरिया है, ठीक है, परंतु I और A परपेंडिकुलर नहीं है, तो मैंने ये एंगल लिया और ये कोस कंपोनेंट हो गया एरिया का, क्योंकि आपने क्लास 11th में सीखा है जिसके साथ थीटा होता है वो कोस कंपोनेंट होता है। तो अब ए कोस थीटा इज परपेंडिकुलर टू दी आई, तो आपका ए कोस थीटा को लिया जाएगा। ठीक है, ए कोस थीटा को लिया जाएगा। लेकिन कई बच्चों ने डाउट किया, सर आपने थीटा यहाँ पर क्यों लिया, अगर मैं थीटा यहाँ ले लूँ तो कोस कंपोनेंट तो ये हो जाएगा और साइन कंपोनेंट ये हो जाएगा। क्लियर है बात। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आपका इस बार हम करंट और एरिया को ना देखकर करंट और एरिया वेक्टर को देखेंगे, सच डैट करंट और एरिया वेक्टर कैसे हों, सेम डायरेक्शन में हो। देखिए आपको बताया गया है फर्स्ट यूनिट में, इस एरिया का एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर और आई क्या हो गए, इन सेम डायरेक्शन। क्लियर है बात। आपको यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। इस पर्टिकुलर एरिया का एरिया वेक्टर ऐसे होगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाइए, ये वायर है अपनी, क्लियर है बात, ये वाली। ठीक है, और एरिया वेक्टर मैंने इसके इस तरीके से ले लिया है। ठीक है, आपको पता है एरिया वेक्टर उस एरिया के क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अगर मैं
इस एंगल को जो कि करंट के साथ बना रही है एरिया वेक्टर उसको थीटा मानूं तो बेटा ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा सर? टोटल एंगल कितना होता है 180, एक स्ट्रेट लाइन है, 180 में से 90 गया, 90 बचा और थीटा गया तो कितना बचा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये एंगल आपका अल्टीमेटली कितना आ गया 90 माइनस थीटा। अब इस ट्रायंगल में देखिए ये वाली तो आपकी कितनी है 90 डिग्री है, तो अल्टीमेटली ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना होगा थीटा होगा। तो कह सकता हूँ अगर ये ए है तो ये कंपोनेंट कितना होगा बेटा ए कोस थीटा, और इस एरिया का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा तो आपको ए कोस थीटा को यहाँ पर लेना पड़ेगा क्योंकि ए कोस थीटा का जो एरिया वेक्टर है वो करंट के क्या है सेम डायरेक्शन में है और मैं कहूँ पैरेलल है। क्लियर है बात? आपको नोट क्या करना है, करंट और एरिया वेक्टर और इट्स कंपोनेंट मस्ट बी इन दी सेम डायरेक्शन। क्लियर है? नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कलर कोडिंग फॉर कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है, आप अपने घर में कोई पुराना रिमोट वगैरह हो तो उसको खोल कर देखेंगे तो उस सर्किट के ऊपर आपको रजिस्टर्स लगे हुए मिलेंगे। उन रजिस्टर्स की पहचान कैसे हो बेटा? उन रजिस्टर के ऊपर 4 डिफरेंट कलर की रिंग्स होती है, सेम कलर की भी हो सकती है कोई 2 रिंग्स। ठीक है, मतलब 4 रिंग्स आपको मिलने वाली है। क्लियर है? तो क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में ऐसा आता है कि एक रजिस्टर दे दिया जाएगा कुछ इस तरीके का बनाकर और उसके ऊपर 4 आपकी डिफरेंट कलर की स्ट्रिप दे दी जाएगी, मे बी सेम कलर की हो, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। क्लियर है बात आपको? तो आइए सीखते हैं। ठीक है, तो पहले हम कलर को देख लेते हैं कि कलर कौन कौन से आपको मिल सकते हैं। तो ये कुछ कलर हैं वही आपको मिलेंगे, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वोयलेट, ग्रे और वाइट। कंडीशन ये पहली 3 स्ट्रिप पर आपको मिलेंगे। ठीक है, और चौथी स्ट्रिप पर इनमें से कोई कलर होगा, गोल्ड, सिल्वर या फिर कोई भी कलर नहीं। क्लियर है? पहले 3 स्ट्रिप पर इनमें से कलर मिलेंगे और चौथी स्ट्रिप पर क्या तो गोल्ड मिलेगा या सिल्वर मिलेगा या फिर कोई कलर नहीं होगा, मतलब वो 3 स्ट्रिप मिलेंगे बस उसके ऊपर। क्लियर है बात आपको? ठीक है, तो मैं यहाँ पर 4 कॉलम बना रहा हूँ, कलर, नंबर, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस। आपको ब्लैक से स्टार्ट करना है और 0 से 9 तक नंबर लिख देना है यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लायर में 10 की पावर 0 से लेकर 10 की पावर 9 तक। ठीक है, अब इन कलर को सीक्वेंस को याद करने का एक तरीका है बेटा, BB रॉय, मैं पहले वर्ड उठा रहा हूँ, जो मैंने ब्लैक पेन से लिखे हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, BB रॉय ऑफ, ये याद रखने के लिए है, ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। क्लियर है? BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। समझ में आई बेटा बात? ये आपके पहले वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर से लिखे हैं। क्लियर है बात? बेटा जो पहली 2 रिंग्स होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या मतलब है आप समझ जाएंगे अभी। तीसरी रिंग रिप्रेजेंट करेंगी मल्टीप्लायर, मतलब पहली 2 रिंग को आपको इस टेबल से उठाना है, तीसरी रिंग के कोरोस्पोंडिंग आपको ये टेबल लगेगी। क्लियर है बात आपको? और चौथी रिंग के कोरोस्पोंडिंग आपको टॉलरेंस वाली टेबल काम आने वाली है। एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, मान लो आपको एक रजिस्टर दिया गया और उसके ऊपर पहली स्ट्रिप येलो कलर की थी, ये वॉयलेट कलर की, ये रेड कलर की और ये आपका गोल्ड है। ठीक है, तो येलो और वॉयलेट के कोरोस्पोंडिंग आपको ये टेबल देखनी है, मैंने आपको बता दिया है पहले ही। येलो के सामने नंबर देखो कितना है 4 लिख दिया। वॉयलेट के सामने नंबर देखो कितना है बेटा, वॉयलेट के सामने नंबर है 7। तीसरी रिंग आपको मल्टीप्लायर यूज़ होगा, रेड के सामने मल्टीप्लायर 10 की पावर 2, और चौथी रिंग के कोरोस्पोंडिंग आप देखेंगे टॉलरेंस को तो 5%। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ बेटा। अगर मैं आपको कहूँ इस पेन की मेजरमेंट कीजिए तो आप स्केल लेंगे और मेजरमेंट करके शायद मेरे को बता दें ये 15 सेंटीमीटर है। क्या आप एग्जैक्ट श्योर हैं ये 15 है? अगर कोई आपसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेकर आए, स्केल से अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेकर आए तो वो कहेगा सर ये रीडिंग है। क्लियर है बात? और कोई और अच्छा स्केल लेकर आए, मतलब अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेकर आए, तो वो ये भी कह सकता है सर ये रीडिंग है। समझ में बात? तो बेटा आप कभी भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हो किसी भी चीज़ की साइंस में। क्लियर है? आपने क्लास 11th में पढ़ा भी हुआ है एरर नाम का टॉपिक यूनिट नंबर 1 में, उसमें आपको यही समझाया जाता है कि एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। क्लियर है बात? जब भी आप मेजरमेंट करते हैं तो उसमें एरर आएगा ही आएगा। तो टॉलरेंस कहती है
यही इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस इस वैल्यू से 5% अधिक भी हो सकता है और 5% कम भी हो सकता है। आप सेफ जोन लेकर चल रहे हो। आपने एक तरीके से एक एक्सट्रीम्स बता दी हैं कि इससे 5% अधिक भी हो सकता है और इससे 5% कम भी हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग इस रजिस्टर को यूज़ कीजिए। क्लियर है बात? ठीक है। अब बेटा उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है, आपको ये दे दे और पूछ ले कलर बताइए क्या क्या कलर होंगे आपके रजिस्टर पर। समझ आ रही है बात? तो नोट करें और इसके क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा रेजिस्टेंस इन सीरीज़। ठीक है। ये क्लास 10th में भी आप थोड़ा पढ़ चुके हो कि रेजिस्टेंस इन सीरीज़ और पैरेलल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं एक बार। आपके पास 3 रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3 और वो सीरीज़ में कनेक्ट है। सीरीज़ में कनेक्ट मतलब इस R1 का एक हाथ R2 से कनेक्ट है और R2 का एक हाथ R3 से कनेक्ट है और अल्टीमेटली ये किससे कनेक्ट है पूरा सर्किट? एक बैटरी से। बैटरी का काम क्या है आपको पता है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी क्योंकि करंट तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ से यहाँ पर करंट फ्लो करेगा क्योंकि ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। बेटा आप इस बात को समझो, मतलब अगर यहाँ पर मैं 2 वोल्ट लिख दूँ ना, तो 2 वोल्ट का मतलब है कि इस सिरे और इस सिरे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2 है। अगर मैं यहाँ पर 2 वोल्ट मानूँ तो यहाँ पर पक्का कितना होगा? 0 वोल्ट। क्लियर है बात आपको? अगर मैं यहाँ पर 1 वोल्ट मानूँ तो यहाँ पर कितना होगा? -1, सच डैट इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा? 2 वोल्ट रहेगा। क्लियर है बात आपको? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जिसे आप एक्चुअली में पोटेंशियल बोलते रहते हैं, ये एक्चुअली में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। 2 सिरों के बीच में कितने पोटेंशियल का डिफरेंस है। क्लियर है बात आपको? तो मैंने ये आपको समझाने के लिए लिखा भी हुआ है। देखिए कि ये भी और कुछ नहीं है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है। तो करंट अब यहाँ से जब मूव करेगा बेटा, तो आप देखो आई के पास और कोई रास्ता नहीं है। जितना आई इससे गुजरेगा उतना ही इससे गुजरना पड़ेगा और उतना ही इससे गुजरना पड़ेगा। तो करंट थ्रू रजिस्टर 1 इज इक्वल टू द करंट थ्रू द रजिस्टर 2 और करंट थ्रू द रजिस्टर 3 विच विल बी इक्वल टू आई। क्लियर है? अगर आप ओम्स लॉ लगाएं इसके अक्रॉस, आई इसमें से करंट गुजर रहा है और इसका कितना रेजिस्टेंस है? R1, तो पोटेंशियल अक्रॉस 1 कितना होगा? V1 होगा। ठीक है। इसी तरीके से V2 I इंटू R2 और V3 कितना हो जाएगा? I इंटू R3। एक्चुअली में अभी मैंने आपको बताया V1 है क्या? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C पॉइंट। यस और नो? तो VA माइनस VC इज इक्वल टू क्या है? V1 है। और इसी तरीके से V2 क्या है? VC माइनस VD और V3 कितना है बेटा? VD माइनस VB। ठीक है। अब आप इन तीनों को जोड़िए, VC से VC कट गया, VD से VD कट गया, क्या आ जाएगा? VA माइनस VB इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। VA माइनस VB क्या था बेटा? टोटल V था, हाँ के ना? तो V कितना आ गया? V1 प्लस V2 प्लस V3। कहने का मतलब क्या है कि करंट सीरीज में तीनों रेजिस्टेंस में क्या होता है? सेम। और जो इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनका सम अल्टीमेटली इक्वल होगा बेटा बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के। क्लियर है बात? नोट कर ले। चलिए, अभी तक आपने सीरीज कनेक्शन में क्या पढ़ा है कि करंट सेम रहता है सीरीज में, पोटेंशियल आपका क्या हो जाता है? एक तरीके से डिवाइड हो जाता है। और इस V1 को मैं कह सकता हूँ बेटा I R1। ठीक है। इस V2 को I इंटू R2 और इसको कह सकता हूँ मैं I इंटू R3 इज इक्वल टू V। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। अब देखिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस लाना चाहता हूँ सर्किट में, और मैं ये भी चाहता हूँ कि सर्किट में कोई भी इफेक्ट ना पड़े। अल्टीमेटली मैं इन 3 रजिस्टर को एक सिंगल रजिस्टर से क्या करना चाहता हूँ? रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो उस सिंगल रेजिस्टेंस का R कितना होगा ये मुझे निकालने में इंटरेस्ट है। तो मैंने क्या किया, सर्किट को इस चीज़ को मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस से क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया और उसका रेजिस्टेंस मान लिया कितना? R इक्विवेलेंट। ठीक है। और मैंने बोला कि और सर्किट में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, वोल्टेज सेम रहेगा और करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, ये इक्वेशन 2 आ गई। दोनों इक्वेशन को नोट करें, आपकी V और V इक्वल है, तो मैंने दोनों की दूसरी साइड भी क्या कर दी? बराबर कर दी बेटा। I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I क्या हो जाएगा? कैंसिल। मतलब अगर आप इन रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहते हैं
तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपका नेट इफेक्ट इन द सर्किट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्लियर है बात। चलिए सीरीज कनेक्शन को सम अप करते हैं बेटा। करंट क्या रहता है, सेम। पोटेंशियल आपका ऐड होता है और हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना पोटेंशियल आया है अगर आप उसको ऐड करें तो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आपका सिंपल ऐड होता है। V1 निकालूंगा तो क्या फॉर्मूला है, I1 R1। V2 निकालूंगा तो क्या है, I इंटू R2 और V3 I इंटू R3। अगर मैं इन तीनों वोल्टेज का रेशियो लूँ तो क्या आएगा, I R1 रेशियो I R2 रेशियो I R3 I कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, R1 रेशियो R2 रेशियो R3। नोट करने वाली बात है, जिस रजिस्टर का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है आपका उसके अक्रॉस उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है, आपका क्रिएट होने वाला है, या फिर मैं कहूँ उतना ही उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है। क्लियर है बात। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में जितने भी गिवन रेजिस्टेंस होते हैं उन सब के दोनों सिरे आपस में कनेक्ट होते हैं। क्लियर है, देख सकते हो R1 R2 और R3 यहाँ पर कनेक्ट है और इसी तरीके से यहाँ पर कनेक्ट है। अब मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो करंट फ्लो होगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं करंट के पास यहाँ पर रास्ते हैं 3, तो करंट इस केस में हमारा क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो जो नेट करंट है वो अल्टीमेटली सम होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 का। बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है इन दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करना। मान लीजिए 2 वोल्ट की है तो 2 यहाँ पर कर दिया तो यहाँ पर कितना आएगा, 0। इन दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो नोट करें बेटा, 2 पोटेंशियल डिफरेंस तो R1 के अक्रॉस भी है, R2 के अक्रॉस भी है और R3 के अक्रॉस भी है। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपकी बैटरी प्रोवाइड कर रही है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी है। तो मैं सेकंड बात लिख सकता हूँ, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। वहाँ पर आपका करंट सेम रहता था, यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर वोल्टेज डिवाइड होता था, यहाँ पर वोल्टेज क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। क्लियर है। अब इस इक्वेशन को देखिए, आपने पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू IR, तो I किसके बराबर आ जाएगा बेटा, V बाय R के। तो मैं I1 को मैं लिख सकता हूँ बेटा V बाय R1, I2 को लिख सकता हूँ V बाय R2 और इसको लिख सकता हूँ V बाय R3। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ बेटा कि सिस्टम से मैं इन 3 रेजिस्टेंस को हटा दूँ और एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाऊँ, परंतु आपका जो नेट इफेक्ट है सिस्टम में वो सेम रहे। मतलब सेम बैटरी लगाने पर सर्किट में सेम करंट क्या करे, पास करे। ठीक है, तो मैंने उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है कि इन तीनों को हटाया और एक R इक्विवेलेंट लगाया सच डैट कि सेम बैटरी लगाने पर सेम करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। आप समझ गए होंगे बात। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओम्स लॉ से लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो I आपका आ जाएगा V बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को कंपेयर। तो V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। V कैंसिल हो जाएगा और आपके पास कुछ इस तरीके का आपका इक्वेशन आएगी। क्लियर है। तो रेसिप्रोकल होकर रेजिस्टेंस ऐड होते हैं किसमें, पैरेलल में, जबकि सीरीज में आपके वो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। नोट करें। चलिए पैरेलल कनेक्शन को सम अप करते हैं बेटा। करंट डिवाइड होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, R इक्विवेलेंट आपका रेसिप्रोकल होकर निकलेगा। ठीक है, तो अगर मैं तीनों ब्रांचेज में जो करंट जा रहा है उनका रेशियो लूँ तो I1 क्या हो जाएगा, V बाय R1, सिमिलरली V बाय R2, V बाय R3। V मैंने कैंसिल कर दिया, कॉमन था। तो आपके पास I1 रेशियो I2 रेशियो I3 कितना आ गया, ये आ गया। नोटिस करें, मैं लिख सकता हूँ कि करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्लियर है, जिसका जितना कम रेजिस्टेंस होगा उसमें से उतना ही ज़्यादा क्या होगा, करंट पास करेगा। नोट करें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, काफ़ी बार न्यूमेरिकल में हमारे हेल्प करेगा, तो उसको समझ लेते हैं। 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आपके पैरेलल में, बैटरी भी है, करंट I जा रहा है, तो करंट I1 और I2 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो I अल्टीमेटली सम होगा I1 और I2 का। सिंस ये पैरेलल में है तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। ठीक है, तो ये चीज़ तो एज इट इज़ है। इस I2 को मैंने चेंज कर लिया I माइनस I1 से इंटू R2। ठीक है, ओपन करें आप, मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट में I R2 माइनस I1 R2। ठीक है, इस टर्म को उधर ले जाता हूँ बेटा और I1 कॉमन ले लेता हूँ,
तो I1 मेरे पास कितना आ गया, I इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। एक्चुअली में अगर मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपको I पता है, R1 पता है और R2 पता है, तो अगर आपसे I1 और I2 पूछे तो सिंपल याद रखना, करंट इन वन इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द रेजिस्टेंस। क्लियर है बात आपको? इसी तरीके से मैं I2 भी निकाल सकता हूँ कि भाई टोटल करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस टू। नोट करें ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ दो रेजिस्टेंस अगर हों पैरेलल में उनके लिए ही क्या है, वैलिड है। ठीक है बेटा, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे सीरीज पैरेलल के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।